हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस एक्टिविटी में हम लोग सफीरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि सफीरोमीटर क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसे हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं टू मेज़र थिकनेस ऑफ अ थिन शीट या फिर टू मेज़र रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव और कन्वेक्स सरफेस। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर डायग्राम्स बनी हुई हैं, यूं कह लो कि पिक्स ली गई हैं ऑफ स्फीयरोमीटर्स। यू कैन सी हियर कि स्फीयरोमीटर किस प्रकार का होता है। यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स को मैं मेंशन करूँगा। ये हमारे पास है इसकी सर्कुलर स्केल। दिस इज सर्कुलर स्केल। आप दोनों स्फीयरोमीटर में से सर्कुलर स्केल देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास है लीनियर स्केल विच इज़ आल्सो नोन एज वर्टिकल स्केल। You can call it as linear scale or vertical scale. क्लियर? उसके बाद आप देखिए ये हमारे पास है स्क्रू नॉब। यहाँ से हम बेसिकली अपने हाथ में यहाँ पे स्क्रू को पकड़ते हैं और इसी को हम इस नॉब को घुमा के इस स्क्रू को ऊपर नीचे मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 लेग्स हैं, L1, L2, L3। ये 3 लेग्स हैं, ठीक है। ये फिक्स लेंथ होगी और ये सभी आपस में बिल्कुल सेम लेंथ की होंगी और सरफेस पे रखने पे हॉरिजॉन्टल या प्लेन सरफेस पे रखने पे बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टली रहेगा, ठीक है। ये स्फीयरोमीटर हॉरिजॉन्टली रहेगा। ये इसका फ्रेम हो गया जिस फ्रेम में ये तीनों लेग्स फिट की गई हैं, ठीक है। ये स्क्रू है जो कि बेसिकली मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कितनी डिविजन्स मार्क की गई हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर। यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये रही 0 के बाद ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये रहा 70, हमें दिखाई नहीं दे रहा, 80, 90 और यहाँ पे ये वापस आ गया 100। यानी कि वी कैन नोटिस दैट दे आर 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। आप यहाँ पर भी दूसरी साइड में भी चेक कर सकते हो, 0 इधर 10 है, इधर 90 है, 90 से यहाँ तक जाते जाते 100 हो गया। क्लियर? यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो वर्टिकल स्केल में ये हमारे पास 0 और 10 के बीच में 10 डिविजन्स हैं। ये 5th डिवीजन थोड़ी सी लार्ज होगी, ठीक है। और ये बेसिकली यहाँ पर 10 mm होगा। यानी कि वर्टिकल या लीनियर स्केल के ऊपर 10 mm विल कंटेन 10 डिविजन्स, जिसका मतलब ये होगा कि एक डिवीज़न की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 mm हो जाएगी। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्क्रूज। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारा स्क्रू गेज काम करता है, जिसको हम पहले ही बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस नॉब के थ्रू स्क्रू को रोटेट करोगे, स्क्रू ऊपर नीचे मूव करेगा। ये इसकी टिप है, ठीक है। जब ये टिप सरफेस को टच कर जाएगी तब हम रीडिंग लेंगे। रीडिंग्स एग्जैक्टली कैसे लेनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं जब प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा तब बताऊंगा। आपने डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पर देख लिया है। आप लोग देखिए यहाँ पर क्या यूज़ किया जा रहा है, एक कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जा रहा है। इस कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश की जाएगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है या कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल तो हमने बात कर ली, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्क्रूज। अब हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, किस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये फिक्स्ड लेग्स है और ये बीच में एडजस्टेबल लेग है, ठीक है, जिसको हम स्क्रू के थ्रू ओपन या क्लोज करेंगे। हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली इस हाइट को मेज़र करते हैं। सेंटर वाली पिन और जो बाहर वाली पिन्स हैं या लेग्स कह लो, इनके बीच की इस हाइट को मेज़र करते हैं। एक ये चीज़ करते हैं, एक हम लेग्स के बीच का डिस्टेंस मेज़र करते हैं। 3 लेग्स के बीच का डिस्टेंस ये L1, L2, L3 ये मेज़र करते हैं, ठीक है। वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि हमने क्या करना है। इस स्फीयरोमीटर को पेपर के ऊपर रख देना है। पिन्स की वजह से, लेग्स की वजह से यहाँ पर
पेपर के ऊपर इम्प्रेशंस आ जाएंगे। उन इम्प्रेशंस को यूज़ करते हुए हम पॉइंट्स ABC मार्क कर लेंगे। फिर ABC पॉइंट्स मार्क करने के बाद स्केल यूज़ करते हुए इन लेंथ्स को मेज़र कर लेंगे। ये लगभग बराबर होती हैं, तो थोड़ा सा हमारा मेज़रमेंट में एरर हो सकता है, थोड़ा बहुत टाइम के साथ जो शेप है, थोड़ा लेग्स है वो थोड़ी अंदर बाहर को हो सकती हैं, बट ओवरऑल इनकी लेंथ लगभग बराबर रहेगी। अगर कुछ वेरिएशन आती है हम उसको अकोमोडेट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे बाय टेकिंग एवरेज। तो ये हमारे पास L आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स, या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स, टू फिक्स्ड लेग्स। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो हमारी एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट ये रहेगा जिसमें हम ये डिस्टेंस मेज़र करेंगे। उसके बाद हम लीस्ट काउंट मेज़र करेंगे। लीस्ट काउंट मेज़र करने का तरीका वही होता है जो हमने स्क्रू गेज के लिए यूज़ किया था। ठीक है, उसको मैं वहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, यहाँ पर भी आप लोग कहो तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्लाइड को इरेज करूँगा। यहाँ पर देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पर एक जो डिवीज़न है, सब लीनियर स्केल की डिवीज़न है, वो हमने अभी लिखा था 1 लीनियर स्केल डिवीज़न रिप्रेजेंट 1 mm। ठीक है, जब हम इस नॉब को घुमाते हैं तो 5 बार घुमाने से, मान लीजिए 5 टाइम्स घुमाने से ये 5 mm नीचे मूव कर जाता है। ठीक है, 5 mm घुमाने से 5 mm नीचे मूव कर जाता है। तो मैं क्या लिखूँगा, 5 रोटेशंस इज इक्वल टू 5 mm। तो 1 रोटेशन हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 mm। अब एक रोटेशन में कितनी डिविजन्स हैं, 100 डिविजन्स हैं। 1 रोटेशन इज इक्वल टू 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, सो दिस इज इक्वल टू 1 mm। तो 1 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल विल बी इक्वल टू 1/100 mm, यानी कि 0.01 mm, या आप इसे 0.001 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। क्लियर? तो मैं यहाँ पर अगर लीस्ट काउंट लिखूँ, सेकंड स्टेप जो मेरे पास रहता है वो होता है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये मेरे पास 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको हम एक्सपेरिमेंट में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, हम उस हाइट h को मेज़र करते हैं जिसको मैंने पहले बताया था। इसके बाद हमारे पास आती हैं कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस में बच्चों हम रेडियस ऑफ कर्वेचर r के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं L²/6h + h/2। ठीक है, मुझे भी ये एग्जैक्टली याद नहीं है, अभी हम लोग इसको ड्राइव करके कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, इस फार्मूले को प्रोसीड करने से पहले मुझे पहले एक डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर एक डिस्टेंस a फाइंड आउट करूँगा। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस लेंथ a। ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं मीन लेंथ L ले चुका हूँ। आई ऑलरेडी कंसिडर्ड मीन लेंथ L, तो मीन लेंथ L लूँगा। तो अब हम लोग ज्योमेट्रिकली इस लेंथ को मेज़र करेंगे। ये एंगल 30 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ L/A इज इक्वल टू cos 30। परफेक्ट है। तो यहाँ पर L हमने कैलकुलेट, यहाँ पे एक छोटा सा कंसर्न है, एक्चुअली BC लेंथ टोटल लेंथ L थी, तो ये L/2 हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा। तो मुझे करेक्शन लगानी पड़ेगी, मुझे इसे लिखना पड़ेगा L/2/A इज इक्वल टू cos 30। क्लियर? तो यहाँ से मेरे पास L/2 इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, √3/2 मल्टीप्लाई बाई A। यहाँ से बच्चों A की वैल्यू बन जाएगी L/√3। A इज इक्वल टू L/√3। क्लियर? अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस इज L/√3। एक चीज़ ध्यान देनी है बच्चों, जो सबसे मुश्किल होता है समझना, डाइजेस्ट करना, जो हमारी सेंट्रल पिन है, जो मूवेबल है, जिसके ऊपर स्क्रू लगा हुआ है, वो पिन इस पॉइंट पे आएगी। ठीक है, लेग हमारे पास ये रहेगी। ठीक है, एक लेग ये रहेगी, पिन यहाँ पे आएगी। तो देखने में हमें वहाँ पर अगली डायग्राम में कुछ और लगेगा, बट पिन से लेके, ठीक है, या फिक्स्ड लेग से लेके मूवेबल लेग तक का डिस्टेंस वो A होगा, यहाँ L/√3 कहा जा सकता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं।
चलिए बच्चों, ये है मेरे पास एक सर्फाइकल सरफेस जिसके लिए मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर मेज़र करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो लेग्स रख रखी हैं, ठीक है, और सेंट्रल लेग बीच में यहाँ आएगी जो कि मूवेबल है। और हमारा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में जो पर्पस रहता है वो इस हाइट h को कैलकुलेट करना रहता है। A से B तक इस हाइट h को हमें कैलकुलेट करना होता है एक्सपेरिमेंट में। और ये लेंथ A होगी, मैंने कहा था एक पिन से लेके सेंटर वाली पिन तक का जो डिस्टेंस है वो बच्चों हमारे पास A आएगा। और A की वैल्यू हमारे पास होगी L/√3, ठीक है। L क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मुझे ना तो A में इंटरेस्ट है ना H में, मुझे तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर R में इंटरेस्ट है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर R, ठीक है। OA लेंथ बच्चों, क्या OA लेंथ पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी? बिल्कुल सही बात है, इट इज़ गोइंग टू बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हाइट h बच्चों हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास ये लेंथ कितनी बच गई? R-H बच गई, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल रेफर करूंगा, ट्रायंगल OBC। इस ट्रायंगल में बच्चों मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। मैं लिखूंगा OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। OB स्क्वायर मेरे पास बच्चों हो जाएगा R-H होल स्क्वायर, BC बच्चों L/√3 हो जाएगा होल स्क्वायर, एंड OC मेरे पास है R, तो ये R स्क्वायर। मैं परफेक्ट स्क्वायर को बच्चों यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मेरे पास ये L/3 इज इक्वल टू R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें तो बच्चों यहाँ पे निकालना है R, तो R वाली टर्म को मैं एक तरफ रखूँगा और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँगा, सही है। मुझे R चाहिए तो मैं लिखूँगा L²/3/2h प्लस H²/2h, 2h से मैंने डिवाइड कर दिया। तो R की वैल्यू बच्चों मेरे पास बन गई L²/6h प्लस h/2। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग L एंड H। L क्या था? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन लेग्स, एंड H रिप्रेजेंट हाइट, जो कि हम सफेरोमीटर को यूज़ करते हुए मेज़र करेंगे। क्लियर? एक बार चेक करते हैं पीछे जो फॉर्मूला मैंने लिखा था क्या यही था? एग्जैक्टली यही था, L²/6h प्लस h/2। अब हम लोग अपनी एक्टिविटी पे चलते हैं, वहाँ पर L एंड H को मेज़र करेंगे एंड फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी हैव सफेरोमीटर, आप लोग देख सकते हो, जो अभी अभी हमने डायग्राम के थ्रू देखा था, अब आप इसको एक्चुअल में देख सकते हो। यू कैन नोटिस हियर कि यहाँ पर हमारे पास ये 3 फिक्स्ड लेग्स हैं एंड देयर इज़ वन पिन जो कि स्क्रू के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ से हम इसे रोटेट करके इस स्क्रू को आगे या पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन नोटिस हियर कि हमारे पास यहाँ पर एक वर्टिकल स्केल है और यहाँ पर हमारे पास एक सर्कुलर स्केल है, ठीक है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स काउंट करिए, 0 से शुरू हो रही है, दिस इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 के बाद ये वापस 100 तक आ जाएगी। मीन्स सर्कुलर स्केल कंटेन्स 100 डिविजन्स। अब अगर लीनियर स्केल के ऊपर देखें तो लीनियर स्केल के ऊपर हमें बच्चों 0 से लेके 10 डिवीजन दिखाई दे रही हैं, और ये 10 डिवीजन्स 1 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि एक डिवीज़न 1 mm के बराबर है। तो जो लीनियर स्केल है उसकी लीस्ट काउंट हमारे पास हो जाएगी 1 mm। क्लियर? और सर्कुलर स्केल के ऊपर हमारे पास बच्चों 100 डिवीजन्स हैं। क्लियर? इसको दिमाग में रखेंगे, कैलकुलेशन हम लोग बाद में कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन लेग्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई विल टेक अ पेपर। पेपर के ऊपर मैंने सफेरोमीटर को रखा और यहाँ पर मैंने इसको दबाया, ठीक है। बेसिकली पर्पस क्या है कि यहाँ पर पिन्स हैं, वहाँ पर हल्का सा इम्प्रेशन बन जाए, और उसके आसपास के इम्प्रेशन के आसपास मैं पेन के थ्रू एक मार्क लगा रहा हूँ
ताकि मुझे पता लग जाए कि इम्प्रेशन कहाँ पर बना है। ठीक है, सो मैं इसे हटा रहा हूँ। आई गॉट 3 पॉइंट्स। आपको शायद वो इम्प्रेशंस क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, ठीक है, बट मैं यहाँ पे इनको मार्क कर सकता हूँ। नाउ वी हैव दीज 3 पॉइंट्स जिनको हम लोग लेबल कर सकते हैं ए, बी एंड सी। अब इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग एक नॉर्मल स्केल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो मैं स्केल को यहाँ पे रखूँगा, ए से सी तक का डिस्टेंस ये बच्चों मेरे पास 3.3 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, यू कैन ट्राई दिस, ये आपको 3.3 सेंटीमीटर दिखाई देगा। सिमिलरली आई विल चेक फॉर पॉइंट बी एंड सी। बी एंड सी के बीच का ये डिस्टेंस भी मेरे पास बच्चों 3.3 है। In the same way, I will check for A and C. For A and C also this is 3.3, which means that मेरे पास AB, BC and AC तीनों की जो लेंथ है 3.3 सेंटीमीटर आ गई है, जिसका मतलब एवरेज लेंथ मेरे पास इन लेंथ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स विल बी 3.3 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि जो पिच है इस स्केल की, वो लीनियर स्केल की बात कर रहा हूँ, वो 1 mm है, और मुझे पता है कि देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। एंड अगर मैं पुरानी थ्योरी यूज करूंगा देन आई विल फाइंड आउट दैट लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.001 सेंटीमीटर, या जिसे आप 0.01 mm भी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब हमारा काम आ गया जो हाइट h थी उसे मेज़र करना। ठीक है, हाइट h को मेज़र करने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पर अपना स्फेरोमीटर यूज़ करेंगे। मैं अब स्फेरोमीटर को कैसे सेट करना है उसके लिए कैमरा की पोजीशन थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई थिंक सो यू कैन सी लेग्स एंड द मीटर इन अ बेटर वे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। अब देखिए, अब जो फर्स्ट पॉइंट है हमें थोड़ा सा देखना है कि हमें क्या इनके बीच का गैप दिखाई दे रहा है। ये देखिए, जब मैं इस स्क्रू नॉब को रोटेट करता हूँ तो ये स्क्रू ऊपर नीचे मूव करता है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं इसे ज़रूरत से ज़्यादा टर्न कर दूंगा तो ये इस तरह से टॉपल करना शुरू कर देगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि इनिशियल मेरे पास रीडिंग क्या थी, फाइनल मेरे पास रीडिंग क्या है। इसके लिए यहाँ पर मुझे जिस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है वो मैंने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर मेरे पास ये एक कन्वेक्स मिरर है, तो मैं इस कन्वेक्स मिरर के ऊपर अब स्फीरोमीटर रख दूंगा। आप लोग देख सकते हो कि आपको स्फीरोमीटर की इमेज नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी स्क्रू को ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में सफिशिएंट गैप है। गैप को देखने के लिए मैं एक पतले से जो पेपर को है उसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। दिस पेपर इज स्लाइडिंग वेरी कंफर्टेबली, इट मीन्स दैट देयर इज गुड गैप बिटवीन दिस पिन एंड दिस सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, पेपर को बीच में रखते हुए हल्का हल्का इस गैप को कम करूँगा ताकि मैं इनिशियल रीडिंग देख सकूँ। आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही मैं स्क्रू को टर्न करता हूँ वैसे ही पेपर भी थोड़ा सीधा होना शुरू हो जाता है। अभी भी गैप जो है वो सफिशिएंट है। मैं इसको और टिल्ट कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी दैट अभी भी गैप है, अभी भी ये पेपर बहुत ही कंफर्टेबली मूव कर रहा है। मैंने थोड़ा सा और टाइट किया, स्टिल वी हैव गुड एनफ गैप। इसको हम धीरे करेंगे, चाहे कितनी ही बार क्यों ना करना पड़े। अब देखिए, अभी पेपर थोड़ा हार्ड होना शुरू हो गया है। इट मीन्स अब मुझे बहुत ही हल्का मूव करना है, और अब मेरे पास यहाँ पर जो गैप है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्लाइड दिस पेपर। तो मैं पेपर को एक एज पे ले जा रहा हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइट करूँगा, एंड नाउ इट इज़ टाइट। ठीक है, अब पेपर को स्लाइड करना लगभग असंभव है, तो अब मैं पेपर को जेंटली रिमूव कर दूंगा। इस सिचुएशन में जो सेंटर वाली पिन है वो टच कर रही है हमारे स्फेरिकल मिरर को। क्लियर? अब हम लोग रीडिंग देखेंगे। रीडिंग के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेन स्केल, या जिसे हम लीनियर स्केल कहते हैं।
आप लोग नोटिस कर सकते हो इस समय जो लीनियर स्केल का टॉप है, ठीक है, लीनियर स्केल का जो टॉप है वो सर्कुलर स्केल के एज को टच कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लीनियर स्केल या वर्टिकल स्केल की रीडिंग को 0 एज्यूम कर लूँगा। उसके बाद अब हम लोग इसको ऊपर से सर्कुलर स्केल डिवीज़न की रीडिंग देखेंगे। सर्कुलर स्केल की डिवीजन हम लोग यहाँ से देखेंगे। यू कैन नोटिस हियर कि इस समय हमें क्या दिखाई दे रहा है, सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीज़न कोइंसाइड कर रही है। जस्ट ए मिनट, हाँ जी, यू कैन नोटिस दैट कि 36th डिवीज़न इज इन कॉन्टैक्ट विद वर्टिकल स्केल, यानी कि सर्कुलर स्केल के ऊपर मेरे पास रीडिंग अभी 36 है। क्लियर। अब मैं इसे नोट कर रहा हूं, रीडिंग इज 36, ठीक है, एंड मैं इस एक्टिविटी को फिर से कंटिन्यू करूंगा। अब हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग अब इस स्फेरिकल मिरर को हटा के सरफेस के साथ देखेंगे कि लेंथ कितनी आती है। ये मैंने स्फेरिकल मिरर को हटा दिया और यहाँ पर अब मेरे पास ये अपना स्फेरोमीटर है, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर सफिशिएंट गैप होगा। नाउ पेपर इज स्लाइडिंग वेरी कंफर्टेबली। क्लियर। अब मैं इस स्फेरोमीटर की इस सर्कुलर नॉब को रोटेट करूँगा एंड इसको रोटेट करने से जो गैप है वो कम होगा एंड अब पेपर आगे से थोड़ा डिफ़िकल्ट वे में स्लाइड करेगा, ठीक है। हम तब तक करेंगे जब तक कि पेपर ऑलमोस्ट टाइट नहीं हो जाता, यानी कि जब तक हमारी सेंटर वाली पिन जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि टेबल को टच नहीं कर जाती, ठीक है। इसको स्लाइड किया थोड़ा सा और अब ये अभी भी हल्का सा स्लाइड कर रहा है। थोड़ा सा और टाइट किया। आप इसको बार बार रिपीट करिए, हल्का हल्का मूव करिए। आपके पास एग्जैक्ट टच होना चाहिए, आपको उसके बियॉन्ड नहीं जाना। अभी भी टच हो रहा है बट ये देखिए पेपर अभी भी स्लाइड हो रहा है, तो हल्का सा फिर से मैं टाइट करूँगा, ठीक है। नाउ इट इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट, हल्का सा और टाइट किया। वी विल रिपीट, धीरे करिए जितनी मर्जी बार आपको इसे करना पड़े, ठीक है। कुछ मिनट का 2-3 मिनट से ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा बट यू विल गेट मोर एक्यूरेट रीडिंग, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इसको टच कर दिया, अब ये पेपर टाइट हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इस पेपर को हटा दूँ और सर्कुलर स्केल से रीडिंग देखूँ तो मेरे पास सर्कुलर स्केल पे अब रीडिंग कितनी आ रही है। लेट अस चेक रीडिंग ऑन द सर्कुलर स्केल। दिस इज 99, क्या आप देख सकते हो, दिस इज 99। 0 से एक पीछे है तो ये 99 हो जाएगी। अब देखो बच्चों हुआ क्या, हमने इसे मूव कैसे किया है। एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैंने एक मिनट देखो बच्चों, मैंने इस नॉब को नीचे को घुमाया था। नॉब को नीचे को घुमाने का मतलब इस तरीके से ओरिएंट किया था। पहले हमारे पास 36 डिवीज़न थी, यानी कि पहले हमारे पास यहाँ पर ये सेटिंग थी। यू कैन सी 36 डिवीज़न इज कोइंसाइडिंग विद वर्टिकल स्केल। तो अब मैं इसे घुमाते घुमाते यहाँ से घुमाते हुए इस पॉइंट तक ले गया, ठीक है। तो 36 डिवीज़न ये वाली और एक डिवीज़न, क्योंकि हम 99 पे पहुँच गए हैं तो एक डिवीज़न वो वाली 0 से एक पीछे आ गए हैं। तो कुल मिला के हमने सर्कुलर स्केल के ऊपर 37 डिवीजन्स घुमाया है। क्लियर। तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं कि 37 डिवीजन्स आर मूव्ड ऑन द सर्कुलर स्केल। क्लियर। अब देखिए बच्चों, अब कैलकुलेशन का टाइम आ गया। हमारे पास जो नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस थी, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस वो कितनी है, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस, हमने एक भी रोटेशन कंप्लीट नहीं की थी, ठीक है। हमने कोई भी रोटेशन कंप्लीट नहीं की थी। हमने इनिशियल और फाइनल डिविजन्स देखी और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो मूव किए वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया।
मैं इस पूरे एग्जैक्ट फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। हमें ये समझ में आ गया कि पहले 36 डिवीज़न थी, बाद में 99 थी, बट जो डिवीजन्स मूव हुई हैं बच्चों वो 37 है। 37 कैसे आई मैंने वो आपको समझा दिया। अब आपको ये पता है कि 37 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट इज 0.01 mm, तो ये मेरे पास कैलकुलेशन के बाद आ गई 0.37 mm। ठीक है, तो मैंने एक रीडिंग बच्चों यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हो, यू विल फाइंड नंबर ऑफ रीडिंग्स। ठीक है, उसके बाद आपको उनका एवरेज निकालना है। टाइम को बचाने के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भैया यही मेरे पास एवरेज आ गया, तो ये मेरे पास 0.37 mm आ गया, यानी कि 0.037 सेंटीमीटर आ गया। मुझे अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बच्चों मेरे पास क्या है, L²/6h। L लेंथ हमने 3.3 सेंटीमीटर कैलकुलेट की थी, L²/6 इंटू h की वैल्यू बच्चों मेरे पास 0.037 है, प्लस h 0.037 डिवाइडेड बाय 2। ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट 49.0685 सेंटीमीटर। विद ड्यू रिगार्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं इसे 49 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेता हूँ। तो मेरे पास गिवन स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 49 सेंटीमीटर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे स्फेरोमीटर को यूज़ करते हैं। बच्चों यहाँ पर ये जो कैलकुलेशंस थी ये मैंने कुछ जुगाड़ से बता दी थी। बुक्स में जब आप रेफर करोगे तो उसमें कुछ फार्मूला के थ्रू समझाया होता है। बुक्स में कुछ ऐसे समझाया होगा 36 + 100 - 99, वो आपको कंसेप्चुअली क्लियर है। 36 + 1 37 ही बनेगा, वो हमने कंसेप्चुअली समझ लिया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की एक्टिविटी यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।